नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड में। स्टार्ट। अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कार्यप्रणाली के अनेक स्वरूप होते हैं और इन्हीं स्वरूपों के आधार पर अर्थव्यवस्था का आयोजन एवं नियोजन प्रतिस्थापित होता है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था में राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप सीमित तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप अत्यल्प होता है। अर्थव्यवस्था के स्वरूप के आधार पर ही नियोजन का स्वरूप निर्धारित होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है, किंतु हिंदू वृद्धि दर की सीमित सफलता और भूमंडलीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्ष 1991 के बाद से निजीकरण किया जा रहा है। सार्वजनिक उपक्रम के घाटे की प्रवृत्ति ने ही निजीकरण को बढ़ावा दिया है। ऐसी व्यावसायिक इकाइयां जिनका स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र सरकार, राज्य या स्थानीय सरकार के द्वारा किया जाता है, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत निजी क्षेत्र के उद्यम जैसे बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और सरकार द्वारा स्थापित नए उद्यम जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, राज्य व्यापार निगम इत्यादि आते हैं। निजीकरण व्यवसाय, उद्यम, एजेंसी या सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र या निजी गैर लाभ संगठनों के पास स्थानांतरित होने की घटना या प्रक्रिया है। एक व्यापक अर्थ में निजीकरण राजस्व संग्रहण तथा कानून प्रवर्तन जैसे सरकारी प्रकार्यों के निजी क्षेत्रों में स्थानांतरण को संबोधित करता है। वर्तमान में कुछ बड़े सार्वजनिक उपक्रमों जैसे भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और एयर इंडिया में घाटे की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इन सभी उपक्रमों में घाटा इनकी राजस्व प्राप्ति से अधिक है। इनके पुनर्गठन और यहाँ तक कि धन और अन्य संसाधनों के प्रयोग के बावजूद भी सकारात्मक परिणाम नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति में सुधार हेतु निजीकरण करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उदाहरण स्वरूप, हाल के दिनों में बीएसएनएल, एमटीएनएल के कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय रेलवे में भी तेजस जैसी ट्रेन को चलाना आदि निजीकरण की तरफ सरकार के झुकाव को इंगित करता है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि व्यापार राज्य का काम नहीं है,
इसलिए व्यापार में सरकार की भूमिका अत्यंत सीमित होनी चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन बाजार कारकों के माध्यम से होता है। भूमंडलीकरण के पश्चात इस प्रकार की अवधारणा का तेजी से विकास हो रहा है, जिसमें कई उद्देश्य शामिल होते हैं। वर्तमान समय में यह जरूरी हो गया है कि सरकार स्वयं को गैर सामरिक उद्यमों के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन के स्थान पर शासन की दक्षता पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करे और घाटे में चल रहे उद्यमों को निजी हाथों में दे। महत्वहीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगी सार्वजनिक संसाधनों की बड़ी धनराशि को उन क्षेत्रों में लगाना जो समाज की प्राथमिकता में सर्वोपरि हों, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्राथमिक शिक्षा तथा सामाजिक और आवश्यक आधारभूत संरचना। अव्यवहार्य और गैर महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की मात्रा बनाए रखने हेतु दुर्लभ सार्वजनिक संसाधनों के उत्तरोत्तर बाह्य प्रवाह को रोकना, सार्वजनिक ऋण के बोझ को कम करना, वाणिज्यिक जोखिम जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में करदाताओं का धन लगा हुआ है को ऐसे निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करना जिसके संबंध में निजी क्षेत्र आगे आने के इच्छुक और योग्य हैं। वस्तुतः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगा धन जन सामान्य का होता है, इसलिए कारपोरेट क्षेत्र में लगाए जा रहे अत्यधिक वित्त की मात्रा पर विचार करना भी अत्यावश्यक होता है। वस्तुतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बढ़ती गैर निष्पादन परिसंपत्ति की मात्रा, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों, बढ़ते भ्रष्टाचार तथा बेहतर प्रबंधन एवं संचालन क्षमता की समस्या आदि की वजह से सरकार से बैंकों के स्वामित्व में अपनी हिस्सेदारी बेचने की बात जा रही है। निजीकरण से उद्यमों के कार्य निष्पादन में सफलता की संभावना होती है, अतः इसके कई लाभ देखे जाते हैं। निजीकरण के माध्यम से रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कार्यों पर नियंत्रण अनुशासनहीन नौकरशाही तंत्र की जगह बाजार तंत्र के अनुशासन द्वारा किया जा सकता है। अक्सर देखा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण से उत्पादन के समाजवादी पैटर्न में अव्यवहार्य रुग्ण इकाइयों के निकलने के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी निजीकरण एक माध्यम है। हाल के सर्वेक्षण में पाया गया है कि जिस किसी भी एशियाई देश में विदेशी निवेशक आकर्षित होते हैं, वही देश अधिक शक्तिशाली बनता है और साथ ही अधिक आत्मनिर्भर भी होता है। निजीकरण के माध्यम से प्राप्त ऋण ब्याज मुक्त होता है, परंतु इसके दाता को लाभांश प्राप्त होता है। हमारे राष्ट्र राज्य के कुछ प्रमुख उपक्रमों तथा इकाइयों जैसे नागरिक विमान, डाक सेवा, यातायात और विद्युत क्षेत्र जैसी अधिक घाटे वाली इकाइयां, जो कि हमारे राष्ट्रीय राजकोष पर बोझ थीं, निजीकरण के माध्यम से आज लाभ वाली इकाइयों में परिवर्तित हो चुकी हैं। भूमंडलीकरण के लिए हम अपने व्यापार
के वातावरण में विश्व अर्थव्यवस्था के अनुरूप परिवर्तन कर सकते हैं। निर्यात उत्पादन के विरुद्ध भेदभाव को भी हम दूर कर सकते हैं। आज के बाजार की तो मांग ही भूमंडलीकरण और निजीकरण है। सरकारी कर्मचारी मनमाने ढंग से अपने कार्य को संपन्न करता है, जबकि इसके विपरीत निजी कर्मचारी अपने कार्य को अपनी पूंजी समझकर करता है। सरकारी कर्मचारी को किसी का भय नहीं होता, क्योंकि उसका कोई एक मालिक नहीं होता, जबकि निजीकरण में मालिक कोई एक होता जिसके प्रति सभी कर्मचारियों की जवाबदेही होती है। स्टॉप।